साइटोलॉजी का जो पेपर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, मेरे सारे वीडियो पड़े हैं। उसकी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसी के क्रम में ये चौथी सीरीज है एमसीक्यू की। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 24 क्वेश्चन है, आगे भी इसके पार्ट आते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको कलेक्ट, अलग अलग जगह से मैंने इनको कलेक्ट किया है। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनमें ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। नीट के जो स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी क्वेश्चन ये कई बार आ चुके हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे इन क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। मैं पूरी उसकी व्याख्या करूँगा, एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इस सेशन में, तो आप लोग आराम से बैठिएगा और एक कॉपी पेन ज़रूर बेटा रख लो अपने बगल में। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उन्हें नोट कर लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसी के क्रम में जो पहला क्वेश्चन है, द वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल इन ह्यूमन इज। क्वेश्चन ये कह रहा है मनुष्य में जो वाई क्रोमोसोम होता है वो कैसा है। पहला ऑप्शन ए लॉन्गर देन द एक्स क्रोमोसोम, दूसरा शॉर्टर देन द एक्स क्रोमोसोम, तीसरा सी ऑप्शन इक्वल टू द एक्स क्रोमोसोम, या डी इन एक्टिव क्रोमोसोम। जल्दी से आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, शॉर्टर देन द वाई क्रोमोसोम। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा कि मनुष्य में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, उसमें ऑटोसोम होते हैं 22, और जो 23वां पेयर होता है दैट इज़ द हेट्रोसोम। उसमें फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, जबकि मेल में क्या होते हैं एक्स और वाई। और जब एक्स से एक्स क्रॉस होगा तो फीमेल बनेगा, जब एक्स से वाई क्रॉस होगा तब क्या होगा, मेल होगा। ये चीज़ें इतनी जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन सेल इज। अभी मैंने आपको ऊपरी वाली स्लाइड में बताया है, तो बहुत ही ईजी है। टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने होते हैं मनुष्य में, ह्यूमन सेल में 22। देखिए इसका एक फंडा है, टोटल हो गए 23 पेयर बेटा होते हैं। ठीक, इन 23 पेयर में आप लोग ऐसे समझ लीजिए 22 पेयर ऑटोसोम हो गए, और जो लास्ट का 30 सॉरी जो 22 पेयर आपके जो हो गए ये वाले वो ऑटोसोम हो गए, और जो 23rd पेयर हो गया ये आपका क्या हो गया, हेट्रोसोम। ठीक, इसको हेट्रोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्स वाई होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये जो होते हैं ये सेम होते हैं, और इसीलिए इनको ऑटोसोम बोलते हैं। तो दैट पॉइंट इज क्लियर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा कि कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया, किस में खोजा था, मस्कुलर टिश्यू में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या एपिथेलियल टिश्यू में, या लाइसोसोम में। देयर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को खोजा था। तो आप आंसर बताइए। इसका आंसर होगा नर्वस टिश्यू। जो ये बी ऑप्शन गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो गलत दिया गया है, तो इस यहाँ पर सुधार लीजिएगा, नर्वस टिश्यू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन एक्रोसोम फॉर्मेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है, अब दिख रहा होगा आपको लोगों को क्लियर, जो एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स सर्व्स एज ए साइट फॉर रिस्पायरेशन। मतलब कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत ही इजी आंसर है इसका, कुछ टफ नहीं है। तो इसका आंसर आपका कौन सा है, इसका आंसर आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनते हैं आपको मालूम होगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था वो बेंडा ने दिया था और अल्टमान ने बायोब्लास्ट कहा था। ये नोट करते रहिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में इनकी जगह पर एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताए ये सब आए हुए हैं, तो ऐसा आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, हु क्वाइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने बताया आप लोगों को, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो सिंपल सा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म दिया था वो बेंडा ने दिया था। ठीक, और इसके संबंधित चीज़ें मैं आपको अभी बता दे चुका हूँ। एजी ट्रांसले जो हैं वो इकोलॉजी से संबंधित इकोसिस्टम दिया था, और राइबोसोम का टर्म पैलेट ने दिया था। तो सारे ऑप्शन भी आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सोसाइडल बैग या सोसाइड बैग। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, ये इसके पहले की एमसीक्यू सीरीज जो मेरी पढ़ी हैं तीनों, उसमें ये क्वेश्चन मैं कई बार दे चुका हूँ। कट क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है इसका, लाइसोसोम है आंसर। सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेनुल्स पड़े रहते हैं जिनको लाइसोसोम बोलते हैं। इन्हें सोसाइडल वो बैग भी बोलते हैं, और इनके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं जिनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि इनमें इन चारों में कौन सी यूकैरियोटिक सेल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल दो प्रकार की होती हैं, तब तक आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इन चारों ऑप्शन को आप देखिए, चारों के बारे में मैं क्लियर कर दूंगा। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? अमीबा। क्यों? अभी रीजन बताता हूँ। बैक्टीरिया तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, बिल्कुल क्लियर। माइकोप्लाज्मा, ये पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया तो वो भी बैक्टीरिया से समतुल्य है, तो ये भी नहीं है। वायरस की आपकी कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग की बीच की, जीवित और अजीवित की। लेकिन जो अमीबा आपका है ये इसलिए सही है क्योंकि ये क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ आपके यूकैरियोट में आते हैं। दैट आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, किस लग रहा हो कहीं समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा। और मैं जो भी चीज़ें मुझे हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। जहाँ से भी मुझे समझ में आता है कि क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है आपका सेमी परमेबल। देखिए समझ लीजिएगा, ये सेल है, सेल के अंदर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं। तीनों नाम हैं इसके, प्लाज्मा, प्लाज्मा और लेम्मा भी बोलते हैं। ठीक बेटा, थोड़ा स्पेलिंग में ये चलने में प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। तीन नाम इसके होते हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये आस्मोसिस की प्रक्रिया करती है। किसकी करती है? आस्मोसिस। अच्छा, आस्मोसिस क्या है? आस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसीलिए ये कैसी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम की खोज किसने की थी? अभी ऊपर बता चुका हूँ, वेरी इजी। पैलेट ने डिस्कवर किया था राइबोसोम को। रॉबर्ट हुक है नहीं, सेल से संबंधित, अल्टमान माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की थी। तो सबके बारे में बता दिया, पैलेट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग, और इससे क्वेश्चन आता जरूर है। डबल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि सेल के अंदर ऐसे कौन से सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब दो स्त्री झिल्ली के होते हैं। फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइसोसोम तो सिंगल मेम्ब्रेन का हो गया, ये है नहीं। पैराक्सीसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन का, ये भी नहीं है। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है
ये और इसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेनस ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टा का, तो दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। द आंसर इज बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट, ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छी तरीके से विकसित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है। तो द वेरी इजी आंसर, मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं, क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही नहीं होगा, इनसिपिशिएंट न्यूक्लियस होता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसके बाद में क्या, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें भी नहीं। तो लास्ट में पूछता है यूकैरियोटिक सेल, यानी जितनी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं आज की, उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उनके अंदर होता है अंदर। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन बोथ। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सिर्फ यही क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो आंसर इज़ वेरी इजी, इसका आंसर है बेटा राइबोसोम। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, सिर्फ यू में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक ये भी यूकैरियोटिक पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी यू में पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है और ये यूकैरियोट एवं प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जेनेटिक, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से है, लेकिन ये क्वेश्चन साइटोलॉजी में पूछा गया तो मैंने यहाँ रख दिया गया। इसको थोड़ा सा आप लोग रट लीजिएगा, जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ ये क्लियर कर दूंगा। पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा कोडान है जो स्टॉप कोडान है। तो स्टॉप कोडान बेटा 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ऑक्रे, यूरे, अंबर, इन तीनों के नाम होते हैं और इनके द्वारा प्रक्रिया को रोका जाता है जब आगे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसको स्टॉप कोडान बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 15 है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ना तो बैक्टीरिया में होता है ना ही आरबीसी में होता है। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है ये, तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो आरबीसी है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं कि क्या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं, तो आप इसको कह दीजिएगा नहीं। तो आंसर जो आपका होगा डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय। एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है, अभी मैंने ऊपर की स्लाइड में बताया था, तो बहुत ही आसान है, आप सब लोग बता देंगे ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 17 एफ पार्टिकल आर फाउंड इन, ये F1 पार्टिकल है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। तो ये जो F1 पार्टिकल कहाँ पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसको मैं फिगर के द्वारा बता रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर, उनमें अंदर की ओर यहाँ पर एज ये पार्टिकल लगे रहते हैं, तो इन्हीं को F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज कंपोज। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किससे मिलकर बना था, क्या क्या संरचनाएं होती हैं। तो इसमें तीनों संरचनाएं होती हैं, सिस्टर्ना, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकिल। तो आंसर सी इज राइट। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 जगह पर पाया जाता है, एक तो ये न्यूक्लियस के ऊपर स्थित होते हैं, तो इनको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्यों, क्योंकि इन पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और दूसरा साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। द फर्स्ट वन इज RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड सेकेंड इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कई बार कई तरीके से पूछा गया है। इसको ज़रा कायदे से समझिएगा, मैं बताता हूँ आपको। आरएनए दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज, कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से आरएनए पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन बोलते हैं और उस प्रक्रिया में अगर आरएनए पूछा जाए तो ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका एक तो आंसर आपका हो गया सी, मतलब जो आंसर नंबर सी। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप का, ऑप्शन बदल देते हैं कि इनमें से कौन सा आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य भूमिका अदा करता है, मेन वर्क करता है। तो उस स्थिति में आप आंसर लगाएंगे बी, आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। लेकिन अगर ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस में आपसे पूछ रहा है तो अगर तीनों दिए गए हैं तो तीनों होते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डीऑक्सीराइबोस शुगर इज ए, डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है कैसी होती है, हेक्सोज है, पेंटोज है, हेप्टोज है, कैसी है। तो बहुत इजी है, इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल सा पेंटोज शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 21। न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है लेकिन पूछा जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में बेटा तीनों चीज़ें होती हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब आपका डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें तीनों यूनिट जो मिलती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड, तो इस तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। आप टाइड से 3 करके याद कर लो, न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब 3। तो 3 का चीज़ें कौन कौन सी हो गई आपकी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड। ये जब तीनों मिल जाती हैं तब आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो आंसर इज सी। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। सेंट्रियोल इज अब्सेंट, सेंट्रियोल्स कहाँ नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रियोल ना तो आपका प्लांट सेल में होता है ना ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो आंसर जो आपका हो गया वो कौन सा हो गया, सी। सी इज राइट आंसर। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाया जाता है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप लोग जब हायर बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर सेंट्रियोल्स पाया जाता है, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स, रेडोफाइट्स हैं जहाँ पर सेंट्रियोल्स पाया जाता है। लेकिन मेजॉरिटी में सेंट्रियोल्स हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो दैट्स वाई मुख्य रूप से अगर सेंट्रियोल्स पूछा जाए तो कहाँ पर होता है, एनिमल सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सेल ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टीज और ओवरी की सेल किसके द्वारा डिवाइडेड होती हैं। तो उसमें टेस्टीज में जो सेल्स होती हैं बाद में मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद में क्या बनते हैं, क्रमशः टेस्टीज में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और ओवरी में किसका निर्माण होगा, ओवा का, जिसको हम लोग फाइनली एग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर, सॉरी मैं भूल गया बताना, इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो गया, मियोसिस। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इनमें कौन से सेल ऑर्गेनिज्म हैं ए बी सी डी में जो इंडो मेम्ब्रेन के पार्ट नहीं हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है, लाइसोसोम भी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आंसर इज बी राइट। तो आशा है ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी बेटा। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं ज़रूर आपको दूंगा। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आए हैं और आएंगे, क्योंकि मैं वही चीज़ें लेके आने की कोशिश करता हूँ जो फ्यूचर में पूछी जा सके या पूछी गई हों और इम्पोर्टेंट हों। एट द लास्ट, थैंक यू बेटा।